हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा अप्रैल 2019 का यूनिवर्सिटी का पेपर चल रहा था, जिसमें हमने आगे के शॉर्ट क्वेश्चन और रेशियो एनालिसिस के स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। और अब आज का वीडियो फंड फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद अगर जो वीडियो आएगा वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आएगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे नए पॉइंट है इसमें। तो देखते रहिए वीडियो को एंड तक और सीखते रहिए। को क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन में एक राधा कृष्णा लिमिटेड की बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में खास करके एक चीज़ देखो कि आपकी जो डेट है बैलेंस शीट में वो कैसे दे रखी है। इस बार आपको 31/3/2017 पहले दे रखा है और 31/3/2018 आपको बाद में दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया और क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आपको 2 बैलेंस शीट आपको दे रखी है दोनों साल की। और आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और नॉन करेंट लायबिलिटीज है, जिसके अंदर आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आपके पास है और करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर्स है, अनक्लेम डिविडेंड है, एडवांस फ्रॉम डेटर्स है और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, जिसमें हमारे पास प्रपोज डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है। तो देख लो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड इतनी डिटेल्स अपने पास है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में नया क्या दे रखा है, तो आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंस से रिडम्पशन सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। ठीक है, 23,000। ओके, ये क्यों देते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा जब उसका एडजस्टमेंट आते तो। ठीक है, अभी सिर्फ इसको रीड आउट कर लो कि कितनी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है। चलिए, तो एसेट साइड जाते हैं। तो देखो एसेट साइड क्या अवेलेबल है डेटा अपने पास। तो एसेट साइड आपके पास करंट असेट्स है। ओके, और जिसमें फिक्स एसेट में टेंजिबल के अंदर देखो बिल्डिंग दे रखी है, लेकिन डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे दे रखी है। डब्ल्यूडीवी यानी कि आपको जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, कॉस्ट प्राइस होती है एसेट्स की, उसमें से आपका डेप्रिसिएशन जो है वो लेस हो चुका है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है अमाउंट है लेस हो चुका है। ठीक है, तो देखो तीन एसेट्स आपको ऐसे ही दे रखी है, मशीनरी है, फिर कंप्यूटर है। इंटेंजिबल एसेट में आपके पास गुडविल है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है आपके पास, और अदर नॉन करंट असेट्स भी है, जिसमें आपके पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब देखो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको असेट साइड दे रखा है। डैट मीन्स के ये लॉस क्या, ये आपका लॉस। असेट साइड अगर आपको पीएनएल अकाउंट दिखता है तो दैट मीन्स के लॉस। तो आपको स्टार्टिंग में यानी आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो लॉस में। फिर स्टॉक है, डेटर्स है और बिल्स रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अदर करंट असेट्स में आपके पास इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। तो काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है आपके पास बैलेंस शीट में। बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है, देखते जाइए। अब इसका एडजस्टमेंट देखो। अब देखो इसके एडजस्टमेंट में आपको क्या दे रखा है। इसके एडजस्टमेंट में आपको क्या दे रखा है, एक एक एडजस्टमेंट आप रीड आउट कर लो वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे एडजस्टमेंट रीड करूंगा अभी तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। चलिए, तो मैं एक एडजस्टमेंट रीड करके आपको समझाता जाऊंगा। अभी फ़िलहाल हम जो स्टार्टिंग करने वाले वो कहाँ से करेंगे। ठीक है, हम अगर स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट बनते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट में कितने स्टेटमेंट बनते हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनता है। ठीक है, जिसमें आप इंक्रीज डिक्रीज करते हो। उसके बाद आपका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ठीक है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसके बाद आपका अमाउंट होती है इसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आपका यही बनेगा। ठीक है, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हुआ, ये इस हिसाब से आपको बनाना। चलिए, तो आगे बढ़े। अभी देखो सबसे पहले क्वेश्चन में स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो आपको वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बनाना। वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में आपको करना क्या होता है, तो जितनी भी करंट असेट्स है पहले उसको ले लो। देखो आपके पास करंट असेट कौन सी तो क्वेश्चन में तो देखो करंट असेट्स में आपके पास स्टॉक है। ठीक है, फिर आपके पास है डेटर्स। ओके, फिर बिल्स रिसीवेबल है।
ओके, फिर कैश एंड बैंक है, और फिर इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ये सब आप करंट असेट्स में लिख दो, ठीक है, करंट असेट्स में लिख दो। तो देखो मैं लिख देता हूँ इधर, पहले स्टॉक है, ठीक है, फिर डेटर्स है, उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, फिर उसके बाद है कैश, और उसके बाद है अक्रूड इंटरेस्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, और इसका आप टोटल करते जाओ, जैसे कि ये 3 लैक्स है, फिर ये 1,75,000, फिर ये 40,000 है, फिर ये 20,000 है, ये 38,000 है, और फिर ये 24,000। ओके, इस तरफ लिख दो तो 351 हो गया, फिर 225 हो गया, 65,000 हो गया, 19,800 हो गया, 11,200 हो गया, और 94,000 हो गया। ओके, इन सब का आपका जो टोटल आ रहा है वो टोटल देख लो कितना आ रहा है। जो टोटल आपका आंसर आ रहा है 5,97,000, और इधर आपका जो टोटल आ रहा है वो 7,66,000 आपका टोटल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप इंक्रीज डिक्रीज कर लो, तो देखो इधर स्टॉक में आपका अमाउंट देखो 3 लाख से इंक्रीज होके कितना हो गया, 3,51,000। डैट मीन्स कि आपकी 51,000 अमाउंट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके, इधर भी आप देखो तो आपका 50,000 का इंक्रीज हो रहा है अमाउंट में, तो ये डैश हो गया। इधर आप देखो तो आपका 25,000 अमाउंट इंक्रीज हो रही है, तो ये 25,000 लिख दो, ये डैश हो गया। कैश में देखो तो कैश क्या हो रहा है, तो 200 रुपीज़ आपका डिक्रीज हो रहा है, तो आप लेस कर दो, ठीक है, कम यानी डिक्रीज में लिख दो। फिर इधर कितना डिक्रीज हो रहा है, तो देखो इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 26,800, ठीक है, 26,800, और ये हो रहा है 70,000 का इंक्रीज, तो ये आपका डैश हो गया। तो सबसे पहला काम ये कर लो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि आपके पास क्या दूसरी अमाउंट है, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट है, तो यस बिल्कुल है, करंट लायबिलिटीज की अमाउंट भी देखो। तो करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर्स है, ठीक है, फिर अनक्लेम डिविडेंड है, ठीक है, एडवांस फ्रॉम डेटर्स है, कभी कभी हम डेटर से एडवांस में पैसे ले लेते, ठीक है, तो वो भी आपकी इधर कंसिडर की जाती है। तो इतनी चीज़ आप करंट लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट में इधर लिख दोगे, ठीक है, करंट लायबिलिटी के तौर पे आप इधर लिख दोगे। चलिए तो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर्स है, फिर अनक्लेम डिविडेंड है, उसके बाद है एडवांस फ्रॉम डेटर्स। ओके, तो ये अमाउंट है 1,55,000, ये अमाउंट है 5,000, ये अमाउंट है 55,000, ये 148,000, ये 5,000, और ये 1 लाख। ओके, तो इसका टोटल आप करो कितना आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो टोटल आ रहा है वो 2,15,000 आ रहा है, और इसका जो टोटल आ रहा है 2,53,000 आ रहा है, ठीक है। इसका भी इंक्रीज डिक्रीज कर लो, लेकिन ध्यान रखो इसमें इंक्रीज डिक्रीज रिवर्स होता है। क्या होता है, रिवर्स, यानी कि इसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप अमाउंट डिक्रीज में जाके लिखोगे, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो आप इंक्रीज में जाके लिखोगे। तो देखो इधर 1,55,000 से डिक्रीज होके 148,000 हो गया, डैट मीन्स आपका अमाउंट 7,000 से डिक्रीज हुआ है, लेकिन आप अमाउंट लिखोगे इंक्रीज में। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपका कोई चेंजेस नहीं हो रहा, और इसमें आपका 55,000 से 1 लाख हो गया, यानी इंक्रीज हुआ, तो आपको लिखना है डिक्रीज में 45,000। ये बहुत केयरफुली ध्यान रखना इधर कि आप
इधर रिवर्स लिखते हो, ठीक है, करंट लायबिलिटी में आप रिवर्स लिखते हो, कहीं गलती से भी एक भी अमाउंट आप गलत नहीं लिख दो, ये ध्यान रखना आप। चलिए, तो ये करंट असेट्स हो गई ए पॉइंट पे, ये करंट लायबिलिटीज हो गई बी पॉइंट पे। अब ये ए में से बी लेस कर दो, तो ए में से बी लेस करके आपको जो अमाउंट मिलती है 3,82,000 मिलेगी, और इधर 5,13,000 मिलती है। और इधर आप देखो तो आपका अमाउंट क्या हो रहा है, वर्किंग कैपिटल की अमाउंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। आप देखो 3,82,000 से इंक्रीज होके कितना हो गया 5,13,000। तो आपकी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज कितनी हो रही, कितनी इंक्रीज हो रही है, तो 1,31,000 से इंक्रीज हो रहा है ना। तो जहां पर देखो बैलेंस टैली होना चाहिए, तो आप इधर 5,13,000 लिखोगे और इधर भी 5,13,000 लिखोगे, तो दोनों तरफ टैली हो जाएगा भाई, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखना है, और डिक्रीज हो गया तो कहाँ लिखना है। और डिक्रीज हो जाएगा तो आप 2018 में लिख दोगे अमाउंट, जो डिफरेंस आ रहा है वो, ठीक है। और यही सेम चीज़ आप इस साइड टोटल करोगे तो आपका ये टोटल ज़्यादा होगा। देखो ये टोटल आपका 2,03,000 हो रहा है, और ये टोटल आपका कम हो रहा है, ठीक है। तो इधर जो डिफरेंस आएगा वो आप देख लो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो एग्जैक्टली 1,31,000 का डिफरेंस आएगा, तो ये आपका टोटल हो जाता है, ठीक है। ये आप फाइन कर लोगे डिफरेंस। इतना याद रखना कि ये दोनों टोटल क्या होनी चाहिए, आपकी टैली होनी चाहिए। आपकी जो अमाउंट है जितनी इधर आई है उतनी ही अमाउंट इधर आनी जरूरी है। कंप्लीट। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो गया। ओके, तो उसके बाद आपको कहाँ पर ये अमाउंट लिखनी है। अगर देखो इंक्रीज होता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। मैं इधर लिख देता हूँ, देखो। तो देखो वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होती है, ओके, इंक्रीज होती है, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में लिखना है, ओके, एप्लीकेशन ऑफ फंड। और वर्किंग कैपिटल अगर डिक्रीज होती है तो इट मीन्स कि आपका सोर्सेस ऑफ फंड हो गया, ओके। तो ये दो चीज ध्यान रखिए, एप्लीकेशन कब होती है और सोर्सेस कब होती है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो देखो इधर वर्किंग कैपिटल क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी ना। आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई थी 1,31,000 से, तो आप उसको जाके लिख दो एप्लीकेशन ऑफ फंड में, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज 1,31,000, ओके। फंड फ्लो में जाके आप लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ फंड में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले एक काम करना है आपको कि आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी बैलेंस है वो देखो। देखो आपके पास प्रॉफिट लॉस अकाउंट की जो बैलेंस है उसमें पहले लॉस है। देखो मैंने आपको इधर समझाया हुआ है कि पहले लॉस है, ठीक है। आपकी जो ओपनिंग बैलेंस है वो असेट साइड दे रखी है, तो यानी कि आपका पहले लॉस हुआ था, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस में आपका लॉस बता रहा है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। लॉस होता है तो आप डेबिट साइड लिखते हो ना, लॉस होता है डेबिट साइड लिखते हो, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड। यहाँ पर तो लॉस बता रहा है तो आप 2,02,000 को यहाँ पर लिख दोगे, ओके। इतना कंप्लीट करने के बाद आपको एडजस्टमेंट पे जाना है, और जैसे जैसे एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाओगे उसके अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन और वर्किंग करते जाओ। चलिए तो देखो हर एडजस्टमेंट की एक कैलकुलेशन हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग, और आप उसकी एंट्रियाँ करते रहोगे। अब देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट आप पढ़ो तो क्या लिखा है कि बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। आपके पास एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है
और वो भी किसके ऊपर है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, जिसमें आपके पास स्टार्टिंग के बैलेंस 75,000 दे रखी है और क्लोजिंग की बैलेंस 55,000 दे रखी है। तो सबसे पहले मैं इधर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेता हूँ मशीनरी का, ठीक है। और इसकी जो बैलेंस है तो इधर लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी है तो 75,000, और इधर टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है 55,000। ओके, सबसे पहले इतना कंप्लीट कर दो। उसके बाद आपको क्या बोला कि डेप्रीशिएशन ऑन द मशीनरी, ओके, करंट ईयर का। देखो, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज 33,000 फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर की जो डेप्रीशिएशन की अमाउंट है वो कितनी है 33,000। अब देखो एक बात समझना, आपके डेप्रीशिएशन अकाउंट जो होता है ना, उसमें इधर जो इधर एक अमाउंट आने वाली है और एक इधर अमाउंट आती है। यहाँ पर जो अमाउंट आने वाली है क्रेडिट साइड, वो अमाउंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस से, जो कि करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है। कौन सा डेप्रीशिएशन होता है, करंट ईयर का, ओके, करंट ईयर का डेप्रीशिएशन होता है। और यहाँ पर अगर कुछ अमाउंट होती है तो वो शायद वो अमाउंट होती है कि जो एसेट्स हमने बेच दी हो पूरे साल में, उसका डेप्रीशिएशन होता है, ठीक है। तो हमने कोई एसेट इस साल बेच दी हो या तो स्क्रैप में निकाल दी हो, तो ये जो एसेट्स हम निकाल देते या तो बेच देते, उसका डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पर मिलता है डेबिट साइड। और वो डेप्रीशिएशन आप कहाँ पे ले जाते हो, तो मशीनरी अकाउंट में, ओके। अब दोनों में से एक अमाउंट आपको दे देते हमेशा एग्जाम में। आप देखो, आपको इधर करंट ईयर का डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन 33,000 दे रखा है। तो करंट ईयर का डेप्रीशिएशन 33,000 दे रखा है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते। तो आपका जो टोटल बैलेंस है वो 1,08,000 आ गया, ओके। तो ये 1,08,000 आ गया। तो आपका जो इधर डिफरेंस अमाउंट आ रहा है 1,08,000 माइनस 55,000 मीन्स के कितना आ रहा है 53,000। ये आपका 53,000 आ रहा है, ओके। तो ये आपका फाइंड आउट किया गया अमाउंट है, और ये अमाउंट जो है उसको आप यहाँ पर लिख दोगे 53,000। क्रॉस एंट्री करनी है, बस आपको इतना याद रखना है, बाय डेप्रीशिएशन फंड अकाउंट, ओके। जो मैंने रेड कलर में लिखी है वो आपको बैलेंस अमाउंट लिखना है, और वो बैलेंस अमाउंट क्रॉस आपको लगा देनी। तो ये आपका डिफरेंस अमाउंट निकाल लिया हमने। अब ऐसे ही आप देखो तो मशीनरी जो अकाउंट्स है उसका भी तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, तो वो आप इधर लिख देते हो बैलेंस ब्रॉड डाउन, और इधर बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो मशीनरी अकाउंट्स में आपको एक और एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखी है, उसी एडजस्टमेंट को, फर्स्ट एडजस्टमेंट को ध्यान से रीड करो तो लिखा गया करंट ईयर वन पार्ट ऑफ द मशीनरी सोल्ड एंड लॉस ₹12,000, ओके। यानी आपने पूरे साल में एक मशीनरी बेची थी जिसके ऊपर आपको 12,000 का क्या हुआ था, लॉस हुआ था। तो वो जो लॉस हुआ था वो लॉस आप कहाँ पर ले जाते हो, तो इधर लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, कितना 12,000। और ये 12,000 की दूसरी एंट्री आप P&L में लिख देते हो 12,000 लॉस ऑन मशीनरी, ओके, लॉस ऑन मशीनरी। ये तो काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप ये देखो कि ये मशीन पे लॉस हुआ तो कब हुआ, जब आपने बेचा। तो सवाल ये उठता है कि आपने इसको बेचा कितने में था, ठीक है। तो आपने इसको सोल्ड कितने में किया था, यानी आपको पैसा कितना मिला था बैंक अकाउंट में, आपने सोल्ड कितने में किया था वो आपको ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो वो ढूंढ लेते। तो देखो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास मशीनरी का बैलेंस कितना है। तो देखो मशीनरी का बैलेंस आपके पास कितना है 4,50,000, सॉरी 4,45,000 और 6,75,000, ओके। ये आपके पास मशीनरी का बैलेंस।
तो आपको क्या करना है, ये जो बैलेंस है ना वो देखो लेस WDV लिखा होगा, यानी कि आपका जो अमाउंट है वो डेप्रीशिएशन को लेस करके दिया है। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर डेप्रीशिएशन ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, डेप्रीशिएशन ऐड, यानी 4,45,000 उसमें जो स्टार्टिंग का डेप्रीशिएशन था ना, नीचे देखो डेप्रीशिएशन फंड का ये जो अमाउंट था ना 75,000, वो आप उसको ऐड कर लो। ठीक है, 445 प्लस 75 को ऐड करके 5,20,000 आप मशीनरी में दिखा दोगे। समझे? तो 5,20,000 आपको मशीनरी में दिखा देना। और क्लोजिंग में क्लोजिंग को ऐड कर लो, जैसे कि आपके पास क्लोजिंग कितना है, 6,75,000 है मशीनरी का, और उसमें आप ऐड कर लोगे मशीनरी का डेप्रीशिएशन का क्लोजिंग बैलेंस जो कि आपके पास था 55,000, और उसको ऐड करने से आपको इधर 7,30,000 मिलेंगे। ठीक है, कौन से अमाउंट ऐड कर रहा हूँ वो तो पता है ना, ये अमाउंट मैंने इधर ऐड करवाई थी और ये अमाउंट मैंने इधर ऐड करवाई थी। क्यों ऐड करवाई थी, बिकॉज आपको WDV लिखा गया है तो आपको इस हिसाब से ऐड कर देना। और उसके बाद अगर आप निकालते हो कि कितना मशीनरी बेचा, तो एक चीज़ और भी आती है कि आपको पता है जैसे इस तरफ हमने कुछ मशीनरी परचेस भी करते। ठीक है, हमने जो मशीनरी बेची उसकी तो बैलेंस आपको अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन में एडजस्टमेंट को आगे रीड करो। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट को रीड करो, सेकेंड एडजस्टमेंट को रीड करो। सेकेंड एडजस्टमेंट में आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा दे रखी कि उसने परचेस किया था गुडविल और मशीनरी को। कितने में परचेस किया था गुडविल और मशीनरी को, तो देखो उसने गुडविल जो परचेस किया था ना, उसने जो गुडविल परचेस किया था वो 80,000 में परचेस किया था। ओके, जो गुडविल परचेस किया था वो 80,000 में किया था, जबकि उसने मशीनरी परचेस किया था तो उसने 3,53,000 में किया था। अब आप क्वेश्चन में आगे रीड करो तो आपको एक चीज़ देर मिल जाएगी कि उसने जो परचेस किया उसके बदले में कंसिडरेशन क्या दिया, पेमेंट कितना किया। ठीक है, सीधी बात, आप 80,000 की गुडविल परचेस कर रहोगे और मशीनरी परचेस करते हो 3,53,000 की, तो उसके बदले में आपको पेमेंट तो करना पड़ता है ना। तो पेमेंट कितना किया, तो देखो पेमेंट मेड इन इक्विटी शेयर 55,000 एंड 3,29,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड बाय कैश, ऐसे लिखा है। यानी बाकी का अमाउंट उसने कैश में पे किया, बाकी का अमाउंट उसने कैश में पे किया, यानी इसमें से इक्विटी शेयर कितना पे किया, उसने इक्विटी शेयर 55,000 दी, तो बाकी बच गया पेमेंट उसने कैश में कर दिया, ऐसा लिखा। और इसमें से भी इक्विटी शेयर कितने दिए, 3,29,000। ठीक है, क्वेश्चन में लिख के दिया था, तो बाकी का अमाउंट उसने कैश में दिया था। तो ये जो कैश वाली अमाउंट है वो आपको मिल जाएगी। कितनी मिलने वाली, देखो 80,000 में से अगर 55,000 का कैश सॉरी इक्विटी शेयर दिया तो बच गई अमाउंट जो है वो 25,000 जो उन्होंने कैश में दी थी। और सेम चीज़ आप मशीनरी में कर लो, 353 में से 329 की अमाउंट अगर इक्विटी शेयर में पेमेंट की है तो बाकी की अमाउंट 24,000 कैश में पे की। तो अभी हम मशीनरी की कैलकुलेशन किया है, तो मशीनरी में आप देखो कि मशीनरी उसने जब परचेस किया था तो 329 का क्या पेमेंट किया था, इक्विटी शेयर, ओके कैपिटल, और इधर कैश कितने का, 24,000 का। ठीक है, उसने इक्विटी शेयर में कितने पेमेंट किया था और कैश में कितना पेमेंट किया, तो ये दोनों मिला के अगर आप देखते हो ना तो ये आपका परचेस है। क्या, परचेस, दोनों परचेस, लेकिन पेमेंट अलग अलग टर्म में किया हुआ है। ओके, अब आप इसका टोटल करो तो आपका टोटल कितना आ रहा है, 8,73,000। ओके, आपका टोटल इधर कितना आने वाला, 8,73,000। तो यहाँ पर भी आपका टोटल 8,73,000 आना चाहिए था। तो डिफरेंस जो अमाउंट आने वाला है, जो डिफरेंस अमाउंट आने वाला
वो कितना आने वाला है, तो 78,000 का डिफरेंस आ रहा है। डैट मीन्स कि आपने वो 12,000 में बेच दिया होगा। ओके, 78,000 का डिफरेंस आ रहा होगा, जो कि आपने 12,000 में जो लॉस किया था ना, 12,000 का जो लॉस, वो आपने बेचा होगा तभी तो लॉस किया होगा। तो आपने 78,000 में बेचा था, 12,000 का लॉस किया था। अब ये सबकी दूसरी एंट्री कैसे करनी है वो देखो। अब आप सोचो कि आपने मशीनरी बेचा था 78,000 में, तो उसकी दूसरी एंट्री होनी चाहिए। अब 78,000 में अगर आप मशीनरी बेचते हो तो आपको क्या मिलता है, फंड मिलता है, आपके पास पेमेंट आता है। ठीक है, आप बेचोगे तो कैश रिसीव करोगे, तो इधर लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीनरी। ओके, फिर आपने मशीनरी परचेस भी की थी, तो परचेस ऑफ मशीनरी। कितनी मशीनरी परचेस की थी, तो पेमेंट तो सिर्फ 24,000 ही कैश में किया था, तो बाकी का तो इक्विटी शेयर दिया था। ठीक है, बाकी का तो आपने इक्विटी शेयर दिया था, तो इक्विटी शेयर का इक्विटी शेयर में लिख देंगे। ओके, चलिए, तो अब ये 24,000 की एंट्री हो गई। ठीक है, 3,29,000 के आपके जो इक्विटी शेयर है उसकी एंट्री करनी बाकी रह गई। ठीक है, इसकी एंट्री एक करनी बाकी रह गई, तो उसके लिए हमने इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट्स बनाया होगा। चलिए, तो मैंने इधर इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाया। देखो, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट्स। इसमें आप इस तरफ लिख दोगे पहले तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, जितना बैलेंस होगा वो लिख लेंगे हम। पहले एक काम करते हैं, ये हमने इक्विटी शेयर जो मशीनरी के बदले में दिया था ना, उसकी एंट्री कर लेते। कितना दिया था, तो 3,29,000 मशीनरी के बदले में दिया था, और 55,000 के इक्विटी शेयर आपने किसके बदले में दिया था, गुडविल खरीदने के बदले में। तो मैंने इधर लिख दिया। तो गुडविल में जाके उसकी 55,000 की एंट्री कर लेते। तो चलो, गुडविल का इधर देखो, आपके पास बैलेंस होना चाहिए था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, और गुडविल में आपने 55,000 की गुडविल जब परचेज की थी तो इक्विटी शेयर दिया था। ओके, और कुछ पेमेंट आपने कैश में भी किया था ना, इसमें 25,000 का जस्ट हमने अभी ऊपर कैलकुलेशन की थी, ये रहा। ठीक है, आपने 25,000 का पेमेंट कैश में भी किया था और 55,000 का पेमेंट इक्विटी शेयर में किया था। और गुडविल के बैलेंस कितनी है, तो चलिए गुडविल के बैलेंस देख लेते हैं। गुडविल के बैलेंस कितनी है, तो देखो गुडविल की बैलेंस यहाँ पर ये रही। गुडविल 83,000 और 1,33,000, तो 83,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस जो होगा, बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ रहा है, 1,33,000। तो इसको आप टैली करो। देखो, 83,000 प्लस 55,000 प्लस 25,000, तो आपका अमाउंट आ रहा है 163,000। और इधर आप टोटल करो 163, तो आपका जो डिफरेंस आ रहा है 30,000, और ये 30,000 का डिफरेंस जो है वो आप कहाँ पे लिखते हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ओके, जो कि क्या होती है, राइट ऑफ गुडविल। गुडविल को क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे। तो जो राइट ऑफ करोगे 30,000, वो P&L में अकाउंट में जाके लिखो। इधर 30,000 क्या लिखेंगे, टू गुडविल राइट ऑफ। ओके, WF लिखा है मैंने, राइट ऑफ पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो मशीनरी अकाउंट्स में और कुछ है। तो मशीनरी अकाउंट्स में अपना करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन आया था 33,000, वो हमने लिखना बाकी है हमारा। तो इधर करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आया था 33,000 का, जो मशीनरी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में आया था। ठीक है, मशीनरी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में इसकी जो बैलेंस की एंट्री गई थी वो ये रही। ठीक है, ये एंट्री आपने उधर P&L अकाउंट में एंटर करनी थी, जो हमने कर दी। कंप्लीट।
तो पूरा मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया, मशीनरी का फंड अकाउंट यानी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट कंप्लीट हो गया, खत्म। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो अपना सेकेंड एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एडजस्टमेंट कंप्लीट करते जाना। चलिए, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, आपको बोला गया कि 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम फॉर दिस पर्पस अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। देखो उसने क्या बोला कि हमने 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया एट प्रीमियम। प्रीमियम भी कितना दिया वो नहीं बोला, ध्यान देना, प्रीमियम कितना दिया वो नहीं बोला है। और फॉर दिस पर्पस द अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व। देखो जितना भी आप प्रेफरेंस से रिडीम करते हो और उसके लिए आप फंड का अरेंजमेंट कहाँ से करते हो, तो जनरल रिजर्व से करते हो, इधर इधर बोल दिया है। तो जनरल रिजर्व से आप फंड का अरेंजमेंट कर रहे हो, तो डेट मीन्स के आपका कैपिटल रिडक्शन रिजर्व भी क्रिएट होगा। ठीक है, ऑल पेमेंट वेर मेड एक्सेप्ट होल्डर्स ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर वो कुड नॉट बी ट्रेस्ड। ओके, यानी हम हमारे कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम ट्रेस नहीं कर पाए, तो उनका पेमेंट हमने किया नहीं होगा, उनका पेमेंट हमने किया नहीं होगा। जिसको हम ट्रेस नहीं कर पाए ना, उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे। समझो आपको किसी को पेमेंट करना है, लेकिन उसका एड्रेस या तो उसका अकाउंट नंबर आपको पता नहीं, आप उसको कैसे डायरेक्ट पेमेंट करोगे, नहीं। तो वो पेमेंट आप आउटस्टैंडिंग बताओगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का जो पेमेंट है वो आप देखो तो इधर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में दिखा है, यानी ये जो ट्रेस नहीं कर पाए ना उनका बैलेंस। ओके, जिसको हम ट्रेस नहीं कर पाए ना उनका ये बैलेंस, जिनको हम ढूंढ नहीं पाए। चलिए, तो अब देखो ये कैसे सॉल्व कर दे पूरी सिचुएशन को। देखो आपके पास पहले प्रेफरेंस शेयर कितने हैं वो देख लो, कितने, 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, 3 लाख है और 2 लाख। तो आप प्रेफरेंस शेयर का अकाउंट्स बना लो। इधर देखो क्या होना चाहिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है, 3 लाख। उसके बाद आपका इधर बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस है, 2 लाख। ओके, 2 लाख का बैलेंस हो गया। क्लोजिंग, तो आपने प्रेफरेंस से रिडीम कितने किए होंगे, तो आप देखो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 लाख का आ रहा है। ठीक है, आप इसका डिफरेंस देखो तो ये 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो जितना डिफरेंस आता है वो आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगा। ओके, प्रेफरेंस शेयर रिडक्शन जो किया वो आपने कैसे किया, तो देखो इधर 3 लाख का टोटल था और इधर 3 लाख का टोटल में से जो भी डिफरेंस आ रहा है वो आपका ट्रांसफर हुआ होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो देखो मैंने इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट्स बना के रखा है, तो आप इधर लिख दो बाय वो जो 1 लाख रुपीज जो मैंने रेड कलर में लिखा है वो आप इधर लाओ। ठीक है, तो इधर आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट आ गया। अब उसके बाद आपको जनरल रिजर्व का भी कोई सीन दिया था, तो जनरल रिजर्व का भी आप बैलेंस लिख दो इधर। जनरल रिजर्व में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना जनरल रिजर्व का बैलेंस है देखो इधर, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस इधर 4 लाख और इधर है 6 लाख। ओके, तो इधर मैं 4 लाख लिख देता हूँ और इधर मैं 6 लाख लिख देता हूँ, तो इधर आ जाएगा 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो आप जनरल रिजर्व में देख लो तो कितना बैलेंस डिफरेंस आ रहा है। तो आपको क्या बोला गया कि हमने प्रेफरेंस से रिडीम किए थे और जितने प्रेफरेंस से रिडीम किए थे उतना प्रेफरेंस से हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, कहाँ से अरेंज किया था उसका फंड, तो जनरल रिजर्व से। तो जितना प्रेफरेंस से आप रिडीम कर रहे हो कितना, 1 लाख, तो आपने 1 लाख का जनरल रिजर्व में से ट्रांसफ़र किया होगा। ठीक है, जितना प्रेफरेंस से रिडक्शन हुआ है उतना ही आप जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडक्शन रिजर्व क्रिएट करते हो। और आप देखो एग्जैक्टली आपका कैपिटल रिडक्शन रिजर्व भी 1 लाख ही है। और ये कहाँ से क्रिएट हुआ होगा, तो ये जनरल रिजर्व से क्रिएट होता है।
तो ये आपका इधर अमाउंट आ गया कैपिटल रिडक्शन रिजर्व। ओके, चलिए, और एक आपके पास बैलेंस दे रखा है, तो बैलेंस दे रखा है 45,000 प्रेफरेंस शेयर रिडक्शन का अमाउंट दे रखा है और 30,000। तो देखो मैंने इधर अकाउंट्स बना के रखा है प्रेफरेंस शेयर रिडक्शन अकाउंट, जिसमें आपके पास उसकी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन थी वो कितनी थी 45,000, और उसकी जो बैलेंस कैरिड डाउन थी वो कितनी है 30,000। अब क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला कि प्रेफरेंस शेयर आपने जो रिडीम किए थे उसके पर प्रीमियम कितना दिया था। ओके, उसके पर प्रीमियम कितना दिया था, आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रेफरेंस शेयर हमने प्रीमियम लेके रिडीम किया था, प्रेफरेंस शेयर हमने प्रीमियम लेके रिडीम किया है ऐसा बोला है, लेकिन क्वेश्चन में प्रीमियम कितना है वो नहीं बोला। देखो आपको बोला गया एट प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का परसेंटेज नहीं दिया, तो वो कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम का परसेंटेज कितना। तो देखो परसेंटेज आपको यहाँ से पता चलेंगे 45,000 में से आपका बैलेंस रह गया 30,000, दैट मीन्स कि आपने 15,000 रुपया जो प्रीमियम पेमेंट किया होगा। ठीक है, तो ये जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर में। तो आप इधर लिखोगे प्रेफरेंस शेयर रिडक्शन अकाउंट्स में। ठीक है, तो ये जो आपने 15,000 का बैलेंस निकाला वो 15,000 का जो बैलेंस है वो आप इधर ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, यानी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना था 1,15,000। तो आप सोचो 1,15,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, तो क्या पूरा पेमेंट हो गया? तो नहीं जी, क्योंकि आप देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप ट्रेस भी नहीं कर पाए। ठीक है, उनका पता भी आपको नहीं है कि कहाँ है वो लोग कि उसको पेमेंट करें। तो उसके लिए उन लोगों ने क्वेश्चन के अंदर देखो प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट बनाया गया। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट है ना वो आप इधर लिख दोगे, ध्यान देना। यानी 1,15,000 में से आपने सिर्फ 23,000 को पेमेंट नहीं किया। ठीक है, उनको भी करेंगे, लेकिन जब उनका एड्रेस या तो उनका पता मिल जाएगा तब उनको ट्रेस कर लेंगे, तब तक वो अकाउंट इधर रखेंगे प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो समझो 1,15,000 में से 23,000 को हमने पेमेंट नहीं किया, तो हमने कितने लोगों को पेमेंट किया होगा? तो 92,000। तो ये जो पेमेंट हमने किया होगा 92,000 लोगों, 92,000 को वो हम इधर लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारा फाइंड आउट किया गया अमाउंट है, और ये अमाउंट आपने पेमेंट किया होगा तो डेट मीन्स कि आपने एप्लीकेशन ऑफ फंड किया होगा 92,000 का। ओके, तो आप इधर लिख दोगे 92,000 इधर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन का पॉइंट। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको कंप्लीट हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद आपको कौन सा एडजस्टमेंट में क्या दिया है, चलिए तो उसके ऊपर जाते हैं, कौन से एडजस्टमेंट में क्या अमाउंट है आपके पास। देखो नया एडजस्टमेंट जो है 4th नंबर का, जिसमें आपको क्या लिखा गया है, सम डिबेंचर कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच एट 25 प्रीमियम। फिर इधर है ना कॉमा करना रह गया, ये कॉमा होना चाहिए। फिर बोला गया सम डिबेंचर इज रिडीम्ड। ओके, इधर भी उन लोगों ने कॉमा नहीं किया। और फिर बोला सम डिबेंचर न्यू इश्यू एट 5% डिस्काउंट। यानी देखो डिबेंचर में 3 एंट्री है, कुछ डिबेंचर कन्वर्ट भी हुए हैं, कुछ डिबेंचर रिडीम भी हुए हैं, और कुछ डिबेंचर हमने नए भी इश्यू किए। अब ये सब अमाउंट कैसे पता चलेगी, तो चलिए देखते हैं।
तो आ जाओ डिबेंचर अकाउंट्स पे। तो देखो डिबेंचर आपके पास कितने अवेलेबल थे, डिबेंचर आपके पास 75,000 है और उससे बाद कितने हो गए 1,25,000। तो देखो डिबेंचर में बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है 75,000 और इधर बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है 1,25,000। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया। अब आपको पता लगाना है कि हमने डिबेंचर रिडीम कितने किए थे, डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट कितने किए थे और डिबेंचर को हमने नए इश्यू कितने किए थे। ठीक है, इतना हमें पता लगाना। चलिए तो देखते हैं कि कितने डिबेंचर हमने इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किए। तो देखो आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट्स है, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट्स है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके पास स्टार्टिंग की बैलेंस कितनी है, तो आपके पास इक्विटी शेयर में स्टार्टिंग की बैलेंस है 10 लाख और फिर बाद में है 14 लाख। तो 10 लाख और 14 लाख जो आपके पास है उसमें आप इधर लिख दो, ये आपके 10 लाख अमाउंट आ गई और ये आपकी 14 लाख अमाउंट आ गई। ओके, तो आप इधर लिख दोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो आपके पास डिबेंचर कन्वर्ट किए होंगे तो इधर कितने शेयर होंगे उसके हिसाब से ही कन्वर्ट किए होंगे। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर जब शेयर में कन्वर्ट हुए तो कितने हुए होंगे वही देखना है। तो देखो 14 लाख का आप टोटल करते हो तो 14 लाख और 14 लाख इधर होना जरूरी है। दैट मीन्स कि आपके पास इधर बैलेंस कितना बच गया, तो आप बैलेंस निकाल लो। देखो 10,329,000 माइनस करो और 55,000 माइनस करो तो आपको इधर पता चलेगा कि आपका इधर 16,000 का बैलेंस आ। अब ये 16,000 वही होगा जो आपने डिबेंचर कन्वर्ट करके शेयर में लाए होंगे। ठीक है, तो ये आपका डिबेंचर अकाउंट में जाता है। ओके, तो डिबेंचर अकाउंट में आप लिख दो 16,000 क्योंकि डिबेंचर 16,000 के होंगे जो हमने शेयर में कन्वर्ट किए होंगे। तो इधर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन एक और चीज, प्रीमियम आपने जब डिबेंचर कन्वर्ट किए थे ना तो 25% प्रीमियम लेके कन्वर्ट किया था। ये भी तो एडजस्टमेंट में लिखा है कि 25% प्रीमियम लेके आपने कन्वर्ट किया। तो 16,000 के ऊपर आप 25% प्रीमियम करते हो तो 4,000 आपका प्रीमियम आ रहा है और वो प्रीमियम आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका 4,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको ये भी बोला गया कि सम डिबेंचर रिडीम्ड, अब कितने रिडीम किए होंगे वो आपको कैसे पता चलेगा, तो वो देखो क्वेश्चन में आपके पास इधर डिबेंचर रिडम्पशन फंड है तो वो कितना था 86 और 86 से कितना हो गया 11। तो यहाँ पर से पता चल जाता है कि आपने 75,000 के डिबेंचर जो है वो हमने क्या किए होंगे रिडीम। देखो डिबेंचर रिडम्पशन फंड जितना कम होता है उतने डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं। तो आपने 75,000 के डिबेंचर जो है वो कन्वर्ट किए होंगे, सॉरी रिडीम किए होंगे, वो आपने रिडीम किए होंगे। तो आप इधर लिख दोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट और आपने डिबेंचर होल्डर को फिर बाद में पेमेंट कर दिया होगा 75,000। तो आप जैसे 75,000 का डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करते हो तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में। ठीक है, 75,000 डिबेंचर रिडम्पशन। ओके, डिबेंचर रिडम्पशन कर लिया। अब आगे बढ़ते, आगे देखो आपके पास डिबेंचर कितने नए इशू करेंगे वो भी आपको मिल जाएगा। देखो इसका टोटल करो कितना आ रहा है 16 + 4 20,000 + 75,000 + 1,25,000 2,20,000 आपका टोटल आ रहा है और इधर भी आपका टोटल 2,20,000 आना चाहिए।
लेकिन आपका डिफरेंस आ रहा है 75,000 से, अगर आप माइनस करते हो तो आपका डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 145 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि आपने नए डिबेंचर कितने इशू किए थे, वो एक आपको पता चलता है, और नए डिबेंचर आपने डिस्काउंट पे इशू किए थे तो डिस्काउंट का भी इधर पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर जो बैलेंस आ रहा है ना, वो कितना आ रहा है, इधर जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस आ रहा है 1,45,000, और उसमें से आप 5% डिस्काउंट माइनस कर सकते हो। ओके, तो 5% डिस्काउंट माइनस करोगे तो आंसर आना है 7250, और जो बैलेंस बच गया वो आप निकाल लो, कितना आ रहा है 1,37,750। तो ये आपको पैसा मिला होगा, ये आपको पैसा मिला होगा डिबेंचर होल्डर को नए डिबेंचर बेचने से, और आपका डिस्काउंट था 7250। अब ये देखो, आपने जो डिस्काउंट दिया था वो तो पीएनएल में जाना चाहिए, और जो बैंक है जो आपको डिबेंचर नए इशू करने से पैसा मिला 1,37,750, तो वो आप कहाँ पे लिखोगे, वो सोर्सेस ऑफ फंड हो जाएगा। ठीक है, 1,37,750 वो आपका सोर्सेस ऑफ फंड हो जाएगा, बिकॉज आपने डिबेंचर इशू किया तो आपको कैश रिसीव्ड हुआ 1,37,750। आप इधर लिखेंगे डिबेंचर इश्यू। ओके, डिबेंचर इशू, और आपने डिबेंचर इशू करने से कितना डिस्काउंट दिया था वो आप इधर लिख दो, डिबेंचर डिस्काउंट। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया था आपने, 7250। कंप्लीट हो गया, डिबेंचर का काम आपका कंप्लीट हो गया। और एक और चीज़, ये जो 75,000 की जो एंट्री है, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन फंड कम हो जाता है, जितना डिबेंचर रिडीम हो जाता है उतना डिबेंचर रिडम्पशन फंड आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हो। ये वर्ड मेरा ध्यान रखना, जितना डिबेंचर आप रिडीम कर लेते हो और उतना डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है जनरल रिजर्व में। तो ये जो 75,000 जो है वो आप यहाँ पर लिख दोगे, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड 75,000। अब आप जनरल रिजर्व को टोटल करो, क्योंकि जनरल रिजर्व में अभी कोई एंट्री आने नहीं वाली, क्योंकि आगे की कोई एडजस्टमेंट है नहीं उसके ऊपर। तो ये 7 लैक्स, ये 7 लैक्स होना चाहिए। तो कुछ डिफरेंस आ रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2,25,000। ओके, तो ये जो 2,25,000 का डिफरेंस आ रहा है उसको आप कहाँ से लाओगे, तो ये अमाउंट आप लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इतनी अमाउंट को आप ट्रांसफ़र कर दो पीएनएल अकाउंट में 2,25,000। तो मैं इधर लिख देता हूँ पीएनएल अकाउंट में 2,25,000। क्या लिखेंगे, टू जनरल रिजर्व। कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप देखो आगे के एडजस्टमेंट क्या है, आपके आगे के एडजस्टमेंट क्या है वो देख लो आराम से। देखो आगे के एडजस्टमेंट में आपके पास अभी एक एडजस्टमेंट है जिसमें बोला गया कि 1/10/2017 को एक कंप्यूटर लिया था, परचेस किया था। ठीक है, न्यू कंप्यूटर वेयर परचेस एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 32% पर एनम। ओके, फिर उसके आगे का एडजस्टमेंट तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग पे। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते। हमने जो परचेस किया था कंप्यूटर वो कौन सी तारीख पे परचेस किया था, वो डेट जरा नोट डाउन कर लो, कितना डेट है, 1/10/2017। चलिए, तो वो डेट मैं इधर आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, इसकी एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। चलिए इधर एक कैलकुलेशन करते हैं। 1/10
2017 पे आपने कंप्यूटर परचेस किया था, ओके। तो आप साल एंड कब कर रहे हो, साल एंड कब कर रहे हो, तो आपका साल एंड हो रहा है 31/3/2017, ओके। और दूसरा साल कंप्लीट हो रहा है 31/3/2018। तो इधर से आपने 31/3/2018 यानी 31/3/2018 की बैलेंस पता लगानी, ठीक है। तो इन बिटवीन आपका डेप्रीशिएशन हुआ होगा, कितना डेप्रीशिएशन हुआ होगा, कितने महीने का हुआ होगा। तो आप देखो इधर से इधर तक कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं। तो आप 6 मंथ का डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे, कितना परसेंट रेट दिया था क्वेश्चन में, 32%, और 6 मंथ का डेप्रीशिएशन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कंप्यूटर दे रखा है, तो यस बिल्कुल, देखो कंप्यूटर की आपके पास बैलेंस है, कितने बैलेंस है, 268। अब देखो ये जो बैलेंस है उसके आगे भी WDV लिखा गया है, यानी आपको जो बैलेंस दे रखा है वो डेप्रीशिएशन लेस करके दे रखा है। आपको तो ये पता लगाना कि परचेस कितने में किया था। तो आप सपोज करो कि परचेस कितने में किया था, 100 में। तो अगर 100 रुपये का परचेस हो और उसके ऊपर 32% डेप्रीशिएशन 6 मंथ का अगर होता है तो वो 16 रुपये हो जाता है। तो आपका 84 रुपीज़ बैलेंस बचता है। तो अगर 84 के बैलेंस के हिसाब से आपका जब स्टार्टिंग में परचेस था वो 100 रुपीज़ था, तो अगर आपका 2,68,000 का क्लोजिंग बैलेंस आता है तो आपका बैलेंस क्या होना चाहिए, परचेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके। परचेस वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 268 डिवाइड बाय 84 परसेंटेज करते हो तो आपको मिल जाता है 319,048। ये आपकी परचेस वैल्यू आ गई कंप्यूटर की। और इसमें से आपकी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप लेस कर दो। देखो क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 268,000, ओके। आपने परचेस इतने में किया था, आपकी बैलेंस इतनी है, तो जो बीच में अमाउंट का डिफरेंस है वो आपका डेप्रीशिएशन होगा, ठीक है। 319,048 माइनस 268,000 करते हो तो आपको 51,048 ये आपका बैलेंस आया, जो कि डेप्रीशिएशन का डिफरेंस। तो देखो 51,048 का डेप्रीशिएशन है, तो आप डेप्रीशिएशन कहाँ पे लिखते हो, P&L अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है। 51,048 ये आप डेप्रीशिएशन यहाँ पर लिख दो। 51,048 इधर लिखते हैं डेप्रीशिएशन ऑन कंप्यूटर, ओके। और आपने कंप्यूटर परचेस किया था तो डेट मीन्स के एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया, ठीक है। आप परचेस कर रहे हो, पेमेंट करोगे कि नहीं करोगे, तो आपने फंड का एप्लीकेशन किया, तो इधर लिखेंगे परचेस ऑफ कंप्यूटर। कितने में परचेस किया था, तो वो अमाउंट है आपके पास 3,19,048, ठीक है। ये अमाउंट आपकी आएगी। इसका पॉइंट में आंसर आ रहा है तो आप उसको राउंड ऑफ कर लोगे, ठीक है। पॉइंट में आंसर आए तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेना, कंप्लीट। उसके बाद यही एडजस्टमेंट को अगर हम कंटिन्यू करते तो एडजस्टमेंट में आगे भी कुछ लिखा है, पढ़ो देखो क्या लिखा गया, डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग, ओके। डेप्रीशिएशन ऑफ बिल्डिंग क्लोजिंग बैलेंस पहले दे रखी है 2018 की, फिर 2017 की बैलेंस दे रखी है जो कि है 70,000 और 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो देखो आप बिल्डिंग देखो, तो बिल्डिंग में आपके पास अमाउंट है वो भी देखो वापस WDV दे रखी है। हमारा रूल्स क्या कहता है, जब भी WDV दे रखे तो आप डेप्रीशिएशन ऐड कर दो और फिर एंट्री करते हो। तो आप बिल्डिंग का अकाउंट्स बना लो। देखो बिल्डिंग का अकाउंट्स मैंने इधर बनाया होगा, ये रहा। तो बिल्डिंग का अकाउंट्स मैंने बनाया इधर, आप सीधा इधर एंट्री करोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस होना चाहिए, तो देखो 4,50,000 था और उसका ओपनिंग डेप्रीशिएशन था 50,000। तो ये आपका
अमाउंट आने वाला है 5 लैक्स। ओके, और आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन के लिए कितनी बैलेंस थी, तो 6,30,000 थी, और उसके ऊपर 70,000 का डेप्रिसिएशन जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है, तो टोटल हो जाएगा 7 लैक्स। तो आपका जो बिल्डिंग का अमाउंट था वो 5 लैक्स से सीधा 7 लैक्स हो गया, जो ओरिजिनल अमाउंट थी। तो जो डिफरेंस आने वाला है वो क्या होगा, ठीक है, 7 लाख दोनों तरफ होने चाहिए थे। तो जो डिफरेंस आ रहा है 2 लैक्स वो कहाँ पर जाएगा, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने नई बिल्डिंग परचेस की होगी या तो नई बिल्डिंग बनवाई होगी, जो भी है एनीवे, तो ये आप बैंक अकाउंट लिखोगे। ओके, नई बिल्डिंग आपने पेमेंट किया होगा, तो ये जो पेमेंट किया होगा ना नई बिल्डिंग परचेस करने से, वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाता है। क्या हो जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो आप इधर एप्लीकेशन ऑफ फंड में 2 लैक्स रुपीज लिख देते हो, परचेस ऑफ बिल्डिंग, परचेस ऑफ बिल्डिंग कंप्लीट हो गया, परचेस ऑफ बिल्डिंग। उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास जो बैलेंस था डेप्रिसिएशन का बिल्डिंग का, वो 50,000 से 70,000 हुआ था, तो उसमें भी तो 20,000 का इंक्रीज हुआ था ना। तो इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके, आप देखो आपका जो डेप्रिसिएशन फंड था बिल्डिंग पे वो कितना था, इधर 70,000 हुआ, ठीक है। आपके पास जो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन था वो 70,000 हुआ, पहले 50 था, तो जो इंक्रीज हुआ है वो कितना इंक्रीज हुआ, 20,000। तो वो 20,000 जो हो इंक्रीज हुआ है वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, जो आपने पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया हो। कंप्लीट हो गया, ये आपका सारा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद आप असेट साइड आ जाओ, और असेट साइड ये देखो कि कोई भी असेट्स आपकी एडजस्टमेंट बिना की रह गई है। देखो ये एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फिर आप देखो तो आपका जो करंट इन्वेस्टमेंट था ना वो 5 लैक्स था, और 5 लैक्स से वो बढ़ के कितना हो गया, 8 लैक्स हो गया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ कैसे गया, तो सीधी बात है, आपने नए इन्वेस्टमेंट परचेस किए होंगे, आपने नए इन्वेस्टमेंट क्या किए होंगे, परचेस किए होंगे, तभी तो बड़ा होगा। तो इधर लिखेंगे परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसका अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो हर चीज़ का अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ आप ओरली डायरेक्ट कर सकते हो तो चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अकाउंट्स बेटर समझने के लिए तो इसीलिए मैंने ज़्यादा अकाउंट्स बनवाए। लेकिन कुछ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे इधर 5 लैक्स से 8 लैक्स हो गया, तो सीधी बात है वो 3 लैक्स का परचेस हुआ होगा। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखो 25,000, और फिर कितना हो गया 23,000, तो इसमें 2,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कम हुआ। इसका मीनिंग 2,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ होता है वो कहाँ पर होता है, पीएनएल अकाउंट में होता है। तो 2,000 का प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आप इधर लिखते हो, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ। कंप्लीट हो गया। ये देखो पूरा एडजस्टमेंट हमने सारे कंप्लीट कर दिए। उसके साथ एसेट साइड भी सारी डिटेल्स कंप्लीट हो गई। अब लायबिलिटी साइड आ जाओ कि कुछ रह गया हो तो देखते हैं। तो देखो लायबिलिटी साइड आप इधर से देखो सबसे पहले तो इधर प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखो पहले डैश अमाउंट है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आ गया 45, और सेम चीज़ प्रपोज डिविडेंड में भी है। तो इस तरीके से जब एंट्री आ जाती है तो आप इधर लिख दो 2 प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। हमने डिविडेंड इस साल प्रपोज किया होगा पीएनएल अकाउंट से, तो आप इधर लिख दो, और इधर लिख दो टू प्रोविजन फॉर टैक्स। ओके, 45,000 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप पब्लिक डिपॉजिट देखो, तो पब्लिक डिपॉजिट भी देखो आपकी कितनी हो रही है, 1,81,000 से 84,000 हो गई। तो इधर पब्लिक डिपॉजिट में आपकी अमाउंट देखो कम हो रही है, यानी आपने कुछ पब्लिक डिपॉजिट पब्लिक को वापस रिटर्न कर दी होगी,
ठीक है। तो ये भी आप रिटर्न कर रहे हो तो दैट मीन्स के एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। कितना रिटर्न कर रहे हो, तो 97,000 का आपका अमाउंट रिटर्न हो रहा है पब्लिक डिपॉजिट का। तो इधर लिख देंगे पब्लिक डिपॉजिट, ओके, रिटर्न या तो रीपेमेंट। उसके बाद तो देखो एक ही एंट्री बाकी रह जाती है आपकी प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस है वो आप कहाँ पे लिखोगे, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, देखो ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड आप लिख दोगे इधर। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 3,65,000। ओके, तो इस हिसाब से आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो अब इसका टोटल करिए। तो टोटल करने से क्या अमाउंट आ रही है, देखो इसका टोटल करके क्या अमाउंट आ रही है। तो टोटल करने से अमाउंट आ रही है 1047298, 1047298 और ये 1047298। और इधर आप लिखोगे बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट भी बोल देते हैं, चलेगा। ठीक है, आप एडजस्टेड प्रॉफिट भी लिख सकते हो। और ये प्रॉफिट आपका फंड फ्लो का सोर्स होता है। ठीक है, आपका जो फंड फ्लो का जो है वो सोर्सेस है, यानी 1047298 ये आप लिखोगे एडजस्टेड प्रॉफिट। फिर इसका आप टोटल करोगे। और एक साइड एप्लीकेशन फंड साइड देख लो, सब आ गया। देखो एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमारे पास एक डिटेल्स अभी तक हमने मिस आउट कर दी है, जो कि है गुडविल की। आप गुडविल में कैश पेमेंट किए हो ना 25,000 का, गुडविल में कैश पे किया हो ना 25,000 का, तो 25,000 का आपने जो कैश पेमेंट किया था वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड हो जाएगा। तो इधर आप 25,000 लिखोगे कैश पेड फॉर गुडविल, ओके, या तो गुडविल परचेज। इन दोनों का टोटल आपका मैच होना चाहिए, जो कि कितना आ रहा है देखो एक बार इसका टोटल करके 12,63,048 आपका टोटल आ रहा है। और इधर भी 12,63,048 ये आपका टोटल दोनों तरफ मैच होना चाहिए। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको एक दो बार देखो हर पॉइंट को, क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ नए पॉइंट भी इंक्लूड किए गए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद कैश फ्लो का क्वेश्चन है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। गुड बाय।